बहुत समय पहले की बात है। राजा न्यायप्रिय, परोपकारी और अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसे एक ही दुख था। उसके 2 पुत्रों में एक निर्दयी था और दूसरा अंधा। हे प्रभु, कोई तो राह दिखाइए। मेरे बाद मेरे राज्य और प्रजा का क्या होगा? महाराज, चिंता न करें, आपके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। एक दिन महल के द्वार पर एक बूढ़ा भिखारी पहुंचा। उसके वस्त्र फटे थे और शरीर पर घाव थे। उसने विनती की, मुझे महाराज से मिलने दे। मेरी एक विनती है, मुझे जाने दे। कृपया मुझे मिलने दे। राजा ने आज्ञा दी। उसे भीतर लाया जाए। भिखारी कांपते हुए दरबार में आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, महाराज, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मेरी कोई संपत्ति नहीं, कोई सहारा नहीं महाराज। मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं, बेटी सुकन्या जो बुद्धिमती है और बेटा चतुरसेन जो अत्यंत मेधावी है महाराज। लेकिन निर्धनता के कारणवश वे शिक्षित नहीं हो पा रहे। मैं वानप्रस्थ के लिए सब त्याग कर हिमालय जाना चाहता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें महाराज। राजा को भिखारी की करुणा भरी बातें सुनकर दया आ गई। उसने पूछा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? भिखारी ने अपने पीछे खड़े बच्चों की ओर इशारा किया। वे दुबले पतले थे, लेकिन फटे कपड़ों में भी तेजस्वी नजर आ रहे थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इनकी परीक्षा लो और देखो कि क्या ये योग्य हैं। मंत्री ने बच्चों से कठिन प्रश्न पूछे। अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो क्या तुम अपने माता पिता और गुरु को भूल जाओगे? नहीं, क्योंकि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी ही राजा का सबसे बड़ा गुण होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, वो कभी योग्य शासक नहीं बन सकता। राजा ने मुस्कुराकर मंत्री की ओर देखा और कहा, सच्ची निष्ठा और ईमानदारी की परीक्षा केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। अगर तुम्हें अपनी ईमानदारी और परिवार के बीच चुनना पड़े तो तुम क्या करोगे? चतुरसेन ने निडरता से उत्तर दिया, ईमानदारी से किया गया हर निर्णय अंततः परिवार और समाज दोनों के लिए ही हितकारी होता है। जो राजा सत्य और निष्ठा से टिक जाए वह अपने राज्य को अंधकार में धकेल देगा। महाराज, यह बालक अत्यंत मेधावी है। यदि इन्हें उचित शिक्षा मिले तो ये एक दिन महान विद्वान बन सकते हैं और आपके राज्य की सेवा कर सकते हैं। आज से इन्हें राजकीय गुरुकुल में भेजा जाएगा, जहां ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करेंगे। समय आने पर इन्हें योग्य पद दिया जाएगा। अब आप निश्चिंत होकर हिमालय जा सकते हैं महोदय। भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, महाराज, महाराज, आपने मेरी निर्धनता को सम्मान में बदल दिया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। समय बीतता गया। सुकन्या और चतुरसेन राज्य के सबसे विद्वान व्यक्तियों में गिने जाने लगे। चतुरसेन की नीतियां और बुद्धिमत्ता अद्भुत थी। अब राजा वृद्ध हो गए थे। उन्होंने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, आज से इस राज्य का नया राजा मेरा पुत्र वीरसेन बनेगा और उसकी परछाई यानी मंत्री बनेगा वही बालक चतुरसेन जिसे मैंने वर्षों पहले अपनाया था। वही बालक चतुरसेन जिसे मैंने वर्षों पहले अपनाया था।
पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, मेरे पुत्र वीर सेन की पत्नी होगी सुकन्या, जो बुद्धिमती है, और मेरा दूसरा पुत्र वीरभद्र, जो अत्यंत शक्तिशाली है, वह देश का सेनापति बनेगा। राजा की ये घोषणा सुनकर वीरभद्र के मन में जलन और क्रोध भर गया। उसने सोचा, मेरे होते हुए अंधे राजकुमार वीरसेन को राजा और एक नीच कुल के चतुर सेन को मंत्री बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये मेरा अपमान है। वीरभद्र क्रोध में आकर राजा से कहता है, पिताश्री, क्या आपको लगता है कि एक अंधा व्यक्ति राज्य का संचालन कर सकता है? राज्य की सेवा करने के लिए कुल, जाति या धन नहीं, बल्कि बुद्धि और निष्ठा की आवश्यकता होती है पुत्र। कुछ दिनों बाद ही वीरभद्र ने वीरसेन को मारने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने विश्वास पात्र सैनिकों से कहा, राजमहल में एक गुप्त दरवाजा है जो राजा के कक्ष तक जाता है। सुनो, चुपचाप जाओ और राजा को मौत के घाट उतार दो। लेकिन मंत्री चतुरसेन को अपने गुप्तचरों द्वारा इस षड्यंत्र का पहले ही पता चल गया था। उसने गुप्त मार्ग में तेल का लेप करवा दिया ताकि जो भी वहां से गुजरे उसके पैरों के निशान छूट जाएं। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया। अरे ये क्या? यहाँ बहुत से पैरों के निशान हैं। पता करो ये कहाँ तक जाते हैं। सैनिकों ने निशानों का पीछा किया और पाया कि वे निशान सेनापति के विश्वास पात्र सैनिकों के कक्ष तक जा रहे थे। चतुरसेन ने तुरंत आदेश दिया, इन सभी को बंदी बनाया जाए। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सैनिकों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वीरभद्र का षड्यंत्र उजागर हो गया और उसे दरबार में पेश किया गया। वीरभद्र, तुमने अपने ही भाई को मारने का षड्यंत्र किया। क्या यही है तुम्हारी राज्य के प्रति निष्ठा? पिताश्री, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें पिताश्री। राजा ने उसे माफ तो कर दिया, पर सारे अधिकार उससे छीन लिए और एक साधारण व्यक्ति की तरह महल में जगह दे दी। वीरभद्र के मन में ईर्ष्या बढ़ती गई। दूसरी ओर अंधा राजकुमार वीरसेन चतुर मंत्री चतुरसेन की मदद से राज करने लगा। मंत्री की चतुराई के कारण कोई भी राजा को हानि नहीं पहुंचा सकता था। राजा वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना सिंहासन अंधे राजकुमार वीरसेन को सौंप दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा, जो वीरभद्र से प्रेम करती थी और उसे राजा बनाना चाहती थी, ने एक नई चाल चली। उसने अंधे राजा वीरसेन को विवाह का प्रस्ताव भेजा। दरबार में राजा वीरसेन चतुर मंत्री चतुरसेन से इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। महाराज, ये प्रस्ताव मुझे षड्यंत्र जैसा प्रतीत होता है। आप नेत्रहीन हैं, जबकि राजकुमारी चंद्रलेखा अद्वितीय सौंदर्य की धनी है। सोचने की बात है महाराज कि वो आपसे विवाह क्यों करना चाहती है। सच कह रहे हो मंत्री, मैं इस प्रस्ताव की सत्यता जानना चाहता हूँ। राजा ने राजकुमारी को पत्र भेजा। राजकुमारी, इतनी सुंदर और योग्य होने के बावजूद आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? अगले ही दिन राजकुमारी चंद्रलेखा स्वयं दरबार में उपस्थित हुई। वो राजसी वस्त्रों में अलौकिक सौंदर्य की प्रतीक लग रही थी। उसने दरबार में प्रवेश किया और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, महाराज, मैंने आपकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां सुनी है। आप नेत्रहीन होते हुए भी इतने शक्तिशाली हैं कि पूरा संसार आपको पूजता है। मैं ऐसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी।
राजा के समीप आई और उनका हाथ अपने कोमल हाथों में ले लिया। महाराज, मेरा हृदय केवल आपका है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर अकेली रह जाऊंगी। राजा वीरसेन के मन में पहली बार किसी ने इतना प्रेम और सम्मान जताया था। उनका हृदय भावनाओं से भर उठा। वो कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजकुमारी, आपका प्रेम और समर्पण मुझे अभिभूत कर रहा है। ये सुनकर चतुरसेन चिंतित हो उठा। वो जानता था कि ये प्रेम नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। उसने राजा को सावधान किया। महाराज, इस विषय पर थोड़ा विचार करना आवश्यक होगा। ये निर्णय इतना शीघ्र नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी बात सत्य है मंत्री। इस विषय में थोड़ा और विचार करना उचित रहेगा। लेकिन चंद्रलेखा जानती थी कि यदि राजा को सोचने का समय मिल गया तो उसकी योजना विफल हो सकती है। उसने तुरंत राजा की ओर देखा और अत्यंत भावुक स्वर में कहा, क्या मेरे प्रेम की परीक्षा ली जाएगी महाराज? यदि हाँ तो मुझे आज ही अवसर दीजिए कि मैं आपकी रानी बन सकूं। राजा, जो पहले ही उसकी मोहक वाणी और कोमल स्पर्श से प्रभावित हो चुके थे, भावुक हो गए। राजकुमारी, मुझे अब किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं। मैं आपके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। चतुरसेन का मन चिंताग्रस्त हो उठा। वो समझ गया कि राजा मोह के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अब वो बिना प्रमाण के कुछ नहीं कर सकता था। राजा और चंद्रलेखा की सगाई का उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद चंद्रलेखा ने वीरभद्र से गुप्त रूप से मुलाकात की। राजकुमारी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब ये राज्य बस मेरे कदमों की दूरी पर है। लेकिन राजा को मारने का सही समय अभी आना बाकी है। मुझे बस थोड़ा समय दो। राजमहल में शाही विवाह की तैयारियां चल रही थीं। राजा अपने कक्ष में बैठे थे, तभी चंद्रलेखा उनके पास आई और मधुर स्वर में बोली, महाराज, मैं चाहती हूँ कि विवाह से पहले हम दोनों अकेले जंगल में शिकार पर जाएं। ये क्षण हमें एक दूसरे को और करीब लाने में मदद करेगा। राजा, जो पहले ही उसकी मोहक वाणी और प्रेम पूर्ण शब्दों में डूब चुके थे, ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। ये तो बहुत अच्छा विचार है रानी। जंगल की ताजगी और आपका साथ, ये क्षण अविस्मरणीय होगा। मंत्री चतुरसेन को इस प्रस्ताव पर संदेह हुआ। वो राजा के पास आया। महाराज, ये उचित नहीं लग रहा है। विवाह से पहले अकेले जंगल जाना संकट से खाली नहीं है। कृपया पुनर्विचार करें महाराज। चतुरसेन, तुम हर बात में षड्यंत्र क्यों ढूंढते हो? चंद्रलेखा मेरी होने वाली रानी है। वो मुझे हानि क्यों पहुंचाएंगी? महाराज की भलमनसाहत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे दृष्टि रखनी होगी। उधर चंद्रलेखा ने गुप्त रूप से वीरभद्र को संदेश भिजवाया। योजना तैयार है। मैं राजा को अकेले जंगल में ले जा रही हूँ। वहाँ पहले ही खूंखार नरभक्षी शेरों का बसेरा है। जैसे ही ये नेत्रहीन राजा उनके सामने आएगा, मैं उसे अकेला छोड़कर चली आऊंगी और शेर अपना काम कर देंगे। वीरभद्र ये सुनकर प्रसन्न हुआ। वो अपने गुप्त साथियों के साथ बैठा हुआ था। बहुत बढ़िया। एक बार ये राजा मर गया तो चतुरसेन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं गद्दी पर बैठूंगा और तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा प्रिय। दो दिन बाद जंगल की यात्रा आरंभ हुई। सुकन्या और चतुरसेन, जो इस योजना से अनजान नहीं थे, गुप्त रूप से राजा की सुरक्षा के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जंगल के घने इलाके में पहुंचने के बाद चंद्रलेखा और वीरभद्र ने राजा को एक गहरी खाई के पास छोड़ दिया। वहाँ पहले से भूखे शेरों का झुंड मौजूद था। महाराज,
बहुत प्यास लगी है, मैं पास के झरने से पानी लेकर आता हूँ। ये तो शेरों के दहाड़ने की आवाज है। हाँ महाराज, लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। महाराज, आप सुरक्षित हैं, आगे बढ़िए, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही राजा कुछ कदम आगे बढ़े, चंद्रलेखा और वीरभद्र राजा को अकेला छोड़कर भाग निकले। ये सूचना तुरंत ही सुकन्या और चतुरसेन को मिल गई, जो पास में ही छुपे हुए थे। अब देखना है राजा जी, आपकी किस्मत और आपका चतुरसेन कब तक साथ देता है। राजा अब अकेले शेरों के बीच खड़े थे। चारों तरफ भूखे शेर उनकी ओर बढ़ रहे थे। शेर अब मात्र कुछ ही कदम दूर थे। तभी अचानक सुकन्या ने तीर निकालकर शेरों पर वार करना शुरू कर दिया। राजा जी डरे नहीं, मैं यहाँ हूँ। पहला तीर एक शेर की आंख के पास लगा, जिससे वो दहाड़ता हुआ पीछे हट गया। दूसरा तीर एक और शेर के पैर में लगा और वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन अभी भी कुछ शेर बचे थे। इतनी देर में चतुरसेन ने जल्दी से अपने घोड़े से मशाल निकाली और आग जलाकर शेरों की ओर दौड़ पड़ा। राजा के प्राण बच गए। चतुरसेन, क्या ये तुम हो? हाँ महाराज, और हम समय पर पहुंच गए हैं। राजा के आदेश पर चंद्रलेखा और वीरभद्र को राजसभा में बुलाया गया। पूरा दरबार सन्नाटे में था। राजा सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर क्रोध और पीड़ा साफ झलक रही थी। चतुरसेन और सुकन्या उनके पास खड़े थे। चंद्रलेखा घबराई हुई दिखने का नाटक कर रही थी, जबकि वीरभद्र गंभीर मुद्रा में खड़ा था। चंद्रलेखा, तुमने मुझे जंगल में अकेला क्यों छोड़ा? क्या यही तुम्हारा प्रेम था? इतना सुनते ही चंद्रलेखा दौड़ती हुई राजा के पास आई और रोने का नाटक करने लगी। महाराज, काश चतुरसेन मुझे भी बचा लेता। मैं जंगल में बेहोश होकर खाई में गिर पड़ी थी। शेरों को देखकर मैं इतना डर गई कि कुछ समझ ही नहीं आया। अगर होश में होती तो शेरों के आगे खुद का बलिदान कर देती। महाराज, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? राजा, जो पहले ही उसके प्रेम में अंधे हो चुके थे, फिर से धोखे में आ गए। नहीं, मुझे अपने प्रेम पर पूरा विश्वास है। तुम्हें कुछ नहीं होगा चंद्रलेखा। सुकन्या, जो राजा से प्रेम करती थी पर कभी अपने प्रेम को व्यक्त न कर सकी थी, उसकी आंखों से सच्चे आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी चंद्रलेखा ने अपनी अगली चाल चली। महाराज, आपके साथ एकांत में समय बिताने का सपना अभी भी अधूरा है। अब हम समुद्र यात्रा करेंगे ताकि कोई खतरा न हो और हम कुछ समय शांति से बिता सकें। राजा फिर चंद्रलेखा के झूठे प्रेम के आगे कुछ न कह सके, लेकिन मंत्री चतुरसेन को संदेह हुआ। महाराज, हमें पहले सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करनी चाहिए। समुद्री यात्रा आसान नहीं होती। चंद्रलेखा तुरंत राजा के पास जाकर भावुक हो गई और रोने का नाटक करने लगी। महाराज, क्या मंत्री जी को मेरे प्रेम पर संदेह है? अगर ऐसा है तो मैं अभी के अभी अपनी जान दे देती हूँ। नहीं नहीं चंद्रलेखा, हम अवश्य यात्रा पर जाएंगे। मंत्री जी, क्या आपको महाराज की खुशी नहीं चाहिए? वो मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं। आप व्यर्थ चिंता न करें। राजा मुस्कुरा दिए। मंत्री चतुरसेन जी, चिंता मत करो। मेरे साथ मेरी प्रिय रानी होगी। ऐसा करो, तुम और सुकन्या भी हमारे साथ चलो। इससे ये यात्रा और सुखद हो जाएगी। मंत्री चुप रहा, लेकिन वो समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। चंद्रलेखा और वीरभद्र ने समुद्र के कुख्यात समुद्री डाकू काल सागर से गुप्त समझौता किया। रात्रि के अंधेरे में वीरभद्र और चंद्रलेखा गुप्त रूप से काल सागर से मिलने गए। काल सागर, हमें राजा को समुद्र में समाप्त करना होगा। बदले में तुम्हें सोना, गहने और आधा राज्य मिलेगा। काल सागर ठहाका मार कर हंसा। मुझे सौदा पसंद आया। जैसे ही राजा जहाज पर होगा, मैं अपने लोगों के साथ
वहां पर आक्रमण करूंगा और उसे समुद्र में फेंक दूंगा। लेकिन मंत्री चतुरसेन पहले से ही सतर्क था। उसने काल सागर से पहले ही मुलाकात की और उसे एक बेहतर प्रस्ताव दिया। अगर तुम राजा की रक्षा करोगे और वीरभद्र व चंद्रलेखा को धोखा दोगे तो मैं तुम्हें दुगना सुना और सुरक्षा दूंगा। काल सागर कुछ देर सोचने लगा और फिर ठहाका मार कर हंसा। मुझे धन से मतलब है, किसी की मृत्यु से नहीं। मैं वही करूंगा जो मेरे लिए लाभदायक हो। राजा, चंद्रलेखा, वीरभद्र, चतुरसेन और सुकन्या भव्य जहाज में सवार होकर समुद्र की यात्रा पर निकले। रात के समय जहाज की छत पर चंद्रलेखा राजा को लेकर खड़ी थी। महाराज, देखिए समुद्र कितना सुंदर लग रहा है। कृपया आगे बढ़कर लहरों को महसूस कीजिए। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चंद्रलेखा और वीरभद्र ने एक दूसरे की ओर देखा और इशारा किया कि काल सागर हमला कर दे। लेकिन इस बार काल सागर ने अपनी सेना को राजा पर नहीं बल्कि वीरभद्र और चंद्रलेखा पर हमला करने का आदेश दिया। ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ हो। काल सागर ठहाका मार कर हंसा। मूर्खो, मंत्री ने मुझे तुमसे बेहतर सौदा दिया है। राजा को मारकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? लेकिन तुम्हें पकड़कर मैं अधिक लाभ कमा सकता हूँ। काल सागर के सैनिकों ने वीरभद्र और चंद्रलेखा को पकड़ लिया। राजा की आंखों से अब भी भ्रम का पर्दा नहीं हटा। राजमहल को सुंदर आभूषणों और दीपों से सजाया गया था। पूरे राज्य में राजा वीरसेन और राजकुमारी चंद्रलेखा के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन इस वैवाहिक बंधन के पीछे प्रेम नहीं बल्कि एक गहरी साजिश छिपी थी। राजा अब भी चंद्रलेखा के छल से अनजान थे। चंद्रलेखा ने अपने महल में पहले ही एक विष भरा प्याला रखवा दिया था। विवाह की रात जब चंद्रलेखा राजा के कक्ष में पहुंची, उसने अत्यंत मोहक स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक विशेष पेय लाई हूँ जो हमारे प्रेम को अमर कर देगा। राजा, जो पहले ही उसके प्रेम में अंधे थे, मुस्कुराते हुए बोले, रानी, तुम्हारे प्रेम से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये रात हमारे जीवन की सबसे अनमोल रात होगी। चंद्रलेखा ने प्रेम के नाम पर राजा को विष देने के लिए प्याला उठाया ही था कि अचानक कक्ष का दरवाजा खुला और मंत्री चतुरसेन अंदर आ गया। रुकिए महारानी, क्या ये पेय आप पहले स्वयं ग्रहण करेंगी? चंद्रलेखा हड़बड़ा गई। उसने तुरंत बहाने बनाने की कोशिश की। मंत्री जी, ये केवल महाराज के लिए है। ये हमारे प्रेम का प्रतीक है। इसे मैं कैसे पी सकती हूँ? मंत्री मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए बोला, यदि ये इतना ही शुभ और प्रेम का प्रतीक है तो आपको इसे पीने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए महारानी। राजा को पहली बार संदेह हुआ। उसने चंद्रलेखा की घबराहट को महसूस किया। अगर ये मेरी भलाई के लिए है तो पहले तुम इसे पियो चंद्रलेखा। अब रानी फंस चुकी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा। वो कुछ बोल न सकी। अचानक उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। चतुरसेन ने राजा की ओर देखा और ठोस आवाज में कहा, महाराज, ये विवाह प्रेम पर नहीं, छल पर आधारित था। चंद्रलेखा कभी आपसे प्रेम नहीं करती थी। उसका असली प्रेमी वीरभद्र ही है, जिसने आपके सिंहासन को हथियाने के लिए ये घिनौना षड्यंत्र रचा था। राजा ये सुनकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास और पीड़ा थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या जिसे मैंने अपने सबसे निकट माना वही सबसे बड़ी कपटी निकली? मेरे हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम था, लेकिन तुम्हारे हृदय में सिर्फ षड्यंत्र था चंद्रलेखा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों,
चंद्रलेखा और वीरभद्र को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने वीरभद्र को भी पकड़ लिया, जो दरबार से भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद वीरभद्र को राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया गया। चंद्रलेखा को जीवन भर कारावास की सजा सुनाई गई। महल में अब शांति लौट आई थी, लेकिन राजा के हृदय में जो घाव चंद्रलेखा ने दिए थे वो शायद कभी नहीं भर सकते थे। राजा महल की छत पर अकेले खड़े थे। वो भावुक होकर अपने पिता के शब्दों को याद करने लगे। पिताजी ने मेरे लिए सुकन्या को चुना था, वही मेरे लिए योग्य और उचित संगिनी है। मैंने भावनाओं में बहकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की, लेकिन अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। राजा ने दरबार में सबके सामने घोषणा की। आज मैं एक नया संकल्प लेता हूँ। मैं अपनी प्रजा और अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरे पिता ने जिनके साथ मेरा विवाह निश्चित किया था, वही मेरी सच्ची संगिनी होगी। मैं सुकन्या से विवाह करना चाहता हूँ। सुकन्या, जो हमेशा राजा से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा वीरसेन और सुकन्या का विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। चतुरसेन, जो हमेशा राजा की परछाई की तरह उनके साथ था, उनके लिए एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता रहा। राजा ने चतुरसेन को अपने सबसे बड़े सलाहकार और मंत्री के रूप में स्वीकार किया। चतुरसेन, तुम्हारी निष्ठा और चतुराई ने मुझे अंधेरे से निकाला है। तुम सदैव मेरे साथ रहोगे, मेरे राज्य की रक्षा के लिए। महाराज, जब तक मेरा जीवन है, मैं आपके और इस राज्य की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। समय बीतता गया। राजा वीरसेन और सुकन्या के शासन में राज्य फिर से समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। प्रजा खुशहाल थी और चारों ओर सुख शांति का वातावरण था।